नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में अगले साल चुनाव होना है। 2025 नवंबर के आसपास चुनाव होगा। लेकिन वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज हैं। कई तरीके की राजनीति चल रही है और इस राजनीति में प्रशांत किशोर भी उतर आए। आज हम प्रशांत किशोर पर विशेष चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर कौन है वो आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा-सा परिचय दे दूँ 2 लाइन में कि प्रशांत किशोर चुनावी मैनेजमेंट करने वाले जाने जाते रहे। मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक उन्होंने मैनेज किया और नीतीश कुमार की पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट तक रहे। लेकिन अब वो सब छोड़-छाड़ करके सीधे राजनीति में उतर आए, जिसको कहते हैं संसदीय राजनीति, चुनावी राजनीति में खुद उतर आए हैं। अब कह रहे हैं कि वो जो है किसी और की पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, अपनी पार्टी जो जन सुराज पार्टी है उनकी, वो जिसकी घोषणा करने वाले हैं 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर शुरुआत करने वाले घोषणा करने वाले हैं पार्टी के तौर पे। लेकिन लगातार वो जो है बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और जगह-जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो सभाएँ हो रही है उसमें बड़ा उत्साह है और वो भी जो है वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिमों को भी आवाज़ दे रहे हैं, दलितों को भी आवाज़ दे रहे हैं, तमाम जातियों से कह रहे हैं कि आइए जुड़िए और बिहार बदलने वाले हैं, बिहार बदलना चाहते हैं। और वो सीधा-सीधा हमलावर हैं कि पिछले 30-32 सालों से जो बहुजन समाज के नाम पर, जो पिछड़ा के नाम पर जो शासन कर रहे हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार को क्या दिया? ये सवाल उठा रहे हैं। हालाँकि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार पर हमलावर थे और नीतीश कुमार को लेकर के तरह-तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, अब प्रशांत किशोर के हमले में नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं। मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव पर हमलावर है और वो लगातार कह रहे हैं कि जिस घर में 2-2 मुख्यमंत्री रहा हो, उसका बेटा 9वीं पास हो। इससे समझिए कि किस तरह से विकास या जी किस तरह से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और बिहार की राजनीति को लेकर के प्रशांत किशोर लगातार वो जातिवाद की बात हो, जाति गणना की बात हो, तरक्की की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम मसलों पर बात कर रहे हैं। लेकिन उन पर जो आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मीडिया में कहा जा रहा है कि वो मूलतः बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जो कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के साथ लगातार बीजेपी शासन में रही। लेकिन आज तक बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार जब भी बीजेपी से हटते हैं, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूटता है, बीजेपी परेशानी में आ जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है। अभी लोकसभा चुनाव की ही बात कीजिए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खत्म हो गए और चुनाव से पहले गठबंधन से पहले लगातार हमलावर थी बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के लिए क्या-क्या नहीं कहा गया। इवेन कहा गया दरवाजा बंद, अब किसी भी हाल में नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आया, बीजेपी ने वापस नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए। हालांकि चुनाव प्रचार में ये बताया गया कि नीतीश कुमार कितने मजबूर हैं और कमल का जो चुनाव चिन्ह है उसको मोदी जी के साथ लेकर घूमने पे मजबूर है। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीटें हासिल की और पूरा एक जो है जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था बीजेपी को लेकर के वो बदल गया। क्योंकि बीजेपी की भी 12 सीटें, नीतीश कुमार की भी 12 सीटें, जबकि नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े थे, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी। और नीतीश कुमार को लेकर के जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, चलाया जा रहा था कि नीतीश खत्म, क्योंकि वो बीजेपी के साथ अभी है, तो नीतीश खत्म का नारा नहीं दिया जा रहा। लेकिन बीजेपी भी ये समझ रही है कि नीतीश खत्म होने के बाद, नीतीश आज नहीं कल राजनीति से अलग होंगे, क्योंकि उनकी उम्र हो रही है। तो नीतीश कुमार की जगह कौन भरेगा? अभी बिहार में सबसे बड़ी चर्चा यही चल रही है। तो यो अगर युवा नेताओं की बात करें, तो एक चिराग पासवान है, दूसरे तेजस्वी यादव और दोनों नेता जो है सामाजिक न्याय से जुड़े हुए नेता हैं। दोनों दलित पिछड़े समाज से आते हैं। तीसरे नेता के तौर पर मुकेश सहनी की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी अभी तक जो है राजनीतिक फोर्स नहीं बन पाए हैं और अभी सबसे जो ताकतवर नेता है वो तेजस्वी यादव है और यही परेशानी है बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए। बीजेपी इतने सालों में या कहिए आरएसएस भी इतने सालों में कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा कर पाया है जिसके नाम पर बिहार में वोट मिले। किसी समय मोदी हुआ करते थे, बड़े वाले मोदी भी और छोटे वाले मोदी भी। बड़े वाले मोदी राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में परिवर्तन, एक तरह से कहिए कि बिहार में एक माहौल बना बीजेपी का, लेकिन सुशील कुमार मोदी को किनारे किया गया और उसका बुरा परिणाम बीजेपी को मिला।
सुशील कुमार मोदी जो है बिहार में बीजेपी का एक 100 में चेहरा माने जाते रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का उभार हुआ तो प्रयोग किया गया कि क्या सुशील मोदी को अलग करके बीजेपी को नहीं खड़ा किया जा सकता, और वो प्रयास हुआ। उसमें रेणु देवी और एक और नेता को आगे लाया गया, फिर नित्यानंद राय को आगे लाया गया, फिर जो है सम्राट चौधरी को आगे लाया गया, विजय कुमार सिन्हा को आगे लाया गया, बेहतर नहीं कर पाए। इनमें से कोई भी नेता बीजेपी को लीड करने में सक्षम नहीं हो पाए, बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाए। सम्राट चौधरी को लीजिए तो सम्राट चौधरी को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया था कि उनको लगा था कि सवर्ण वोट तो है बीजेपी के साथ, लेकिन नीतीश कुमार से अगर कुशवाहा वोट छीन लिया जाए तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे और बीजेपी मजबूत हो जाएगी। लेकिन जो परिणाम आए लोकसभा चुनाव में वो ऐसा होता दिखा नहीं, और फिर मजबूरी हो गई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ऐसी घोषणा करनी पड़ी। और बीजेपी घोषित तौर पे अगर कहें तो बीजेपी अभी चाह रही है कि नहीं चाह रही वो तो अलग बात है, लेकिन कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ 2020 में क्या हुआ ये सबको पता है, आपको भी पता है। मोदी जी की पार्टी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था, लेकिन चिराग पासवान को रोक नहीं पाई बीजेपी, और नीतीश कुमार की सीटें काफी कम हुई, 43 सीटें ही जीत पाई जनता दल। हालांकि बीजेपी की मजबूरी थी कि वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे और फिर बीजेपी का सपना जो है धरा रह जाएगा सत्ता में आने का। तो अब जब नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं तो लग रहा है कि किसके नाम को आगे बढ़ाया जाए। चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन केवल चिराग पासवान के नाम पर एक दिक्कत ये होती है कि क्या सवर्ण वोट उनके नाम पर साथ आएंगे। वैसे में कहा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर को इसीलिए खड़ा किया गया है कि दलित और ब्राह्मण यानी सवर्ण वोट अगर मिल जाए तो नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को भी चुनौती दी जा सकती है, और तेजस्वी यादव पर इसीलिए सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। तेजस्वी यादव के जो हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक ये साबित करने में सफल नहीं हो पाए, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में जरूर वो सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन जो परिणाम आए 2024 के लोकसभा चुनाव में वो निराशाजनक रहे। तेजस्वी ने बहुत रैलियां की, लेकिन मात्र जो है 4 सीटें उनको मिल पाई, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, और तेजस्वी यादव में वो संभावना देखी जा रही थी। राहुल गांधी की इसलिए कम सभाएं की गई ताकि तेजस्वी यादव अपने तौर पर अपनी ताकत दिखा पाए। आरजेडी की यही इच्छा थी। लालू प्रसाद लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी स्थापित हो जाए और चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब तक जो तेजस्वी की पहचान है उसमें नीतीश कुमार का योगदान माना जाता है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया दो बार, वरना तेजस्वी सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो ये जो प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया है, मीडिया में कहा जा रहा है कि ये खड़ा करने वाले कोई और नहीं, आरएसएस है, और उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है या सभाओं में जिस तरह से मैनेजमेंट है वो आरएसएस का मैनेजमेंट है। हालांकि भीड़ के तौर पे कहा जा रहा है कि ये भी मीडिया में आया कि उनकी सभाओं में जो लोग आ रहे हैं पैसों पर आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने आप को उभार रहे हैं, हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनना चाहते। वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी और को, हम चाणक्य की भूमिका में रहेंगे, और उसमें अभी नाम आ रहा है चिराग पासवान का। तो चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, उनके पिताजी जो है जो दलित पिछड़ों की राजनीति है उसमें अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। आरक्षण की राजनीति में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, और कहा जाता है कि वीपी सिंह ने जो आरक्षण लागू किया था उसमें शरद यादव और रामविलास पासवान की बड़ी भूमिका थी। चिराग पासवान जो है अभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, लेकिन पिछले दिनों खास करके नई सरकार के गठन के बाद बफ संशोधन को लेकर के, लेटरल एंट्री को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जाति गणना को लेकर के जिस तरह से अपना स्टैंड लिया है, उससे लग रहा है कि वो बीजेपी से अलग स्टैंड ले रहा है, और बीजेपी को इस बात से परेशानी भी हुई है। इसलिए बीच में ये भी खबर आई थी कि पशुपति कुमार पारस जो हाशिए पर धकेल दिए गए थे बीजेपी के द्वारा, वापस बीजेपी के लोग उनसे मीटिंग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के बिहार अध्यक्ष है वो उनसे मिले, फिर उनकी मीटिंग जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से कराई गई। तो चिराग पासवान अब जो स्टैंड अलग ले रहे हैं वो क्या है, वो भी एक रहस्य की तरह है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके पीछे खड़े हैं, और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि चिराग पासवान
खड़ा हो। तेजस्वी यादव अपने दम पे खड़ा होने की बात कर रहा है और उनके साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कोशिश में लगी है कि चिराग पासवान के सहारे जो है इंडिया गठबंधन की राजनीति मजबूत की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जाति गणना है, जो सामाजिक न्याय है, इन दोनों मोर्चों पर प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं। प्रशांत किशोर खुलकर के जाति गणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक बात जरूर कह रहे हैं, वो जातिवादी राजनीति की बात कर रहे हैं। और वो नीतीश कुमार पर भी हमलावर होते तो कहते हैं कि जिस कुर्मी समाज से नीतीश कुमार आते हैं उनकी आबादी कितनी, ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा है। और अगर कोई कुर्मी लीड कर सकता है बिहार को, तो ब्राह्मण क्यों नहीं लीड कर सकता? कहाँ संविधान में लिखा है कि सवर्ण कोई राजनीतिक कोशिश नहीं कर सकता? मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता, लेकिन कुछ लोग मेरे नाम में पांडे ढूंढ कर ला रहे हैं। भाई, तो नीतीश कुमार भी जातिवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप तो बोल दिए कि वो कुर्मी है। तो आप जब कह रहे हैं कि कुर्मी राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो आप पर ये आरोप क्यों न लगे? और अगर बात करें तो ब्राह्मण जो है 3.6% है और कुर्मी जो है वो है 2.87%, 8-7%। लेकिन ब्राह्मण कितने मुख्यमंत्री हुए बिहार में, कुर्मी कितना मुख्यमंत्री हुआ बिहार में, ये भी समझने की बात है। तो कई ब्राह्मण नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने, जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के बिंदेश्वरी दुबे तक। लेकिन कुर्मी नेता के नाम पर तो अब तक एक ही हुए, नीतीश कुमार। तो अगर आप जातिवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो फिर कुर्मी यादव ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? जाति गणना की बात खुलकर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए? और प्रशांत किशोर जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के कह रहे हैं, मुसलमानों को भी सीटें देंगे, हम जो है महिलाओं को भी सीटें देंगे, लेकिन अब तक जो है उनकी राजनीति किस दिशा में है, या अब तक उनकी राजनीति किस राह चलेगी, ये दिखाई नहीं पड़ रहा। उनका विचार क्या है? एक तरफ तो गांधीवादी बात करते हैं, वो कहते हैं कि गांधी को मानते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की राजनीति आरएसएस या बीजेपी कर रहा है, उस तरह की राजनीति की तरफ बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। वो सामाजिक समीकरण जोड़ते नजर आते हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं। अगर समावेशी राजनीति की बात करते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम तमाम समाजों को अपने साथ लेकर चलेंगे, तो नीतीश कुमार ने तो समावेशी राजनीति की, और समावेशी राजनीति करने के क्रम में न उन्होंने जातिवाद किया, न ही उन्होंने सांप्रदायिकवाद की। बीजेपी के साथ वो सत्ता में रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हुआ है तो बिहार में हुआ है। महिलाओं की बात आती है तो सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। अगर दलितों पिछड़ों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है, बिजली पे काम हुआ, सड़कों पर काम हुआ, स्वास्थ्य पे काम हुआ। तो तमाम जगहों पर नीतीश कुमार ने समावेशी राजनीति की, कहीं जातिवादी राजनीति करते हुए दिखाई नहीं पड़ते नीतीश कुमार। ऐसा नहीं किया कि हर जगह कुर्मीवाद खड़ा कर दिया। उनके बारे में तो कहा जाता है कि कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज। तो क्या, हालांकि भूमिहारों को लेकर के भी अभी जो है बिहार में अलग किस्म की राजनीति हो रही है, और जो अशोक चौधरी ने बयान दिया है उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ कि नीतीश कुमार के साथ भूमिहार कम्युनिटी खड़ी नहीं रहती। और ये देखा गया, हालांकि ठीक है अशोक चौधरी पे हमला किया जाना चाहिए कि उस तरह की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो भूमिहार समाज का वोट प्रतिशत जो है, ज्यादा वोट प्रतिशत जो है 70 से 80% वोट प्रतिशत बीजेपी के साथ चला जाता है, नीतीश कुमार के साथ नहीं आता। बीजेपी के साथ रहते हैं जब नीतीश कुमार, तो भूमिहारों का वोट, सवर्णों का वोट उनको मिलता है। ये बात तो फैक्ट है, इससे इनकार नहीं कोई कर सकता। और आरएसएस के साथ जो है वो सवर्ण समाज है, या कहिए बीजेपी के साथ सवर्ण समाज है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तमाम इलेक्शन में जो डेटा आते हैं उसमें ये होता है कि आरएसएस के साथ जो सवर्ण समाज का सबसे ज्यादा वोट जाता है। मुस्लिम वोटों में भी जिस तरह से पहले तेजस्वी यादव का या कहिए कि आरजेडी का जो है दबदबा हुआ करता था, नीतीश कुमार की वजह से वो भी कम हुआ है। तो नीतीश कुमार की वजह से कम हुआ है और नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी कमजोर पड़ जाती है, ये सब मानते हैं, बीजेपी भी मान रही है। लेकिन जिस तरह की राजनीति आगे होनी है बिहार में, क्या प्रशांत किशोर वो राजनीति करते नजर आ रहा है? और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, क्या उनको सफलता मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। तो देश में जो राजनीति अब आगे बढ़ी है वो सामाजिक न्याय की राजनीति, तो जाति गणना की बात की जा रही है। बिहार में सामाजिक न्याय और जाति गणना पे दोनों पर बात हो रही है। जाति गणना हो चुकी है और उसके आधार से, उसके तरीके से किस तरह से बदला जा सकता है बिहार को, उस पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ सरकार में है,
बीजेपी भले सामाजिक न्याय के मोर्चे पर जो है चुप्पी साध लेती है, जाति गणना के मोर्चे पर चुप्पी साध लेती है, या स्पष्ट जवाब देती है, या कहती है हाँ जाति गणना तो कीजिए लेकिन खुल करके जाति गणना के साथ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव या आरजेडी जो है वो जाति गणना के साथ है, चिराग पासवान जाति गणना के साथ है, नीतीश कुमार जाति गणना के साथ है, कांग्रेस पार्टी जाति गणना के साथ है। तो ऐसे में जो राजनीति की जमीन बन रही है उसमें जाति गणना और सामाजिक न्याय इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, ये आरएसएस के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। क्योंकि जाति गणना और सामाजिक न्याय पर जब बात चलेगी, उस पर राजनीति होगी, तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण है और हिंदू राष्ट्रवाद है वो दोनों पीछे चला जाएगा, हाशिए पर चला जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में प्रशांत किशोर को उभारा गया ताकि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव ला सके, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है कंप्लीटली सामाजिक न्याय की दिशा में है, और सामाजिक न्याय की दिशा में चिराग पासवान भी उससे नहीं हट सकते। बीजेपी के सपोर्टिंग चेहरे के तौर पे हैं वो, लेकिन क्या सामाजिक न्याय के मोर्चे पर अलग हो सकते हैं? राहुल गांधी की जिस तरह से तारीफ की पिछले दिनों चिराग पासवान ने, वो भी एक अलार्म है आरएसएस के लिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या प्रशांत किशोर आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को फलीभूत कर सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर को बिहार का समाज उस तरीके से ले पाएगा जिस तरह से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया है? क्या नीतीश कुमार की खाली जगह को प्रशांत किशोर भर सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव को हाशिए पर धकेल सकते हैं प्रशांत किशोर? ये सारे सवाल हैं, और इसका इन सवालों के जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।